आप सबको मेरा नमस्कार। राजकुमार भाटिया जी ने इस प्रतिष्ठित मंच पर मुझे ये अवसर प्रदान किया, आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरा समय 25 मिनट में मैं 3 बिंदुओं पर 7-8 मिनट फोकस करके प्रयास करूंगा कि बीज मंत्र के रूप में मैं अपनी बात कह पाऊं। पॉलिसी डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा। जो 3 हिस्से हैं, राम राज्य और आत्मनिर्भर भारत, उसका पहला हिस्सा है किस सोच में से ये निकलता है, दूसरा हिस्सा है इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और आज की क्या स्थिति है, और तीसरा हिस्सा है आगे का रास्ता क्या है। कोई भी व्यक्ति होता है, समाज होता है, उसकी जीवन को लेकर एक सोच होती है। ऐसे ही राष्ट्र होता है कि हम क्यों आए हैं और जितना समय भी हम यहां रहेंगे तो उस समय हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, ये एक मूल सोच होती है। तो भारत के दृष्टिकोण से या राम राज्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो भारत की एक आध्यात्मिक सोच रही है। उसमें माना गया है कि मनुष्य केवल भौतिक जीव नहीं है, मनुष्य केवल आर्थिक जीव नहीं है, बल्कि मनुष्य भौतिक जीव भी है, आर्थिक जीव भी है, लेकिन इससे आगे वो सामाजिक जीव भी है और उससे भी आगे ईश्वर में लीन होने की कामना करता हुआ आध्यात्मिक जीव भी। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति में मानव जीवन का एक उद्देश्य तय किया गया कि मनुष्य क्योंकि भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक जीव है, इसलिए विकास का वो कौन सा मॉडल हो जिसमें उसके चारों आयामों को संतुष्टि मिले, वो आगे बढ़े और जीवन को सार्थक जी पाए, व्यक्ति के नाते भी और राष्ट्र के नाते। तो उसी सोच में से, आध्यात्मिक सोच में से 4 सूत्र निकले: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सभी गतिविधियां धर्म से अधिष्ठित होंगी, उन्हीं से नियंत्रित होंगी और वो करते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करके हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ईश्वर में लीन हो जाएंगे। इसी में से जीवन का फिर घोष निकला, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसको बीज मंत्र में हमारे ऋषियों ने तो बीज मंत्र दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो ये बेसिक सोच इसमें से दी गई। राम राज्य का मूल अधिष्ठान भी यही है। विश्व में अनेक देशों में देशों को चलाने के जीवन उद्देश्य अलग अलग हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में, भारत की संस्कृति के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये हमारा मूल अधिष्ठान है। जब एक बार मूल अधिष्ठान तय हो जाता है तो उसके बाद जीवन के उद्देश्य तय हो, और जब जीवन के उद्देश्य तय हो जाते हैं तो उन्हीं उद्देश्यों में से देश की नीतियां, तंत्र, योजनाएं, व्यवस्थाएं, उनको सबको प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण, जैसे IAS ऑफिसर्स का एक सिस्टम है, जुडिशरी का एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है, विधायिका का एक सिस्टम है, ऐसे स्तंभ खड़े होते हैं और इसी के आधार पर विकास मॉडल तय होता है। इसी में से राज्य व्यवस्था निकलता। राम राज्य के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि क्या कल्पना थी, वो कैसा था। तो हम तो केवल अध्यात्म नहीं होता,
उसमें कला, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, व्यापार, राज्य नीति, न्याय, नीति शास्त्र सब होता है। तो तुलसीदास जी ने कहा है राम राज्य का वर्णन करते हुए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु ही व्यापा, सब नर तरहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात राम के राज में किसी को भौतिक कष्ट नहीं थे, अर्थात बेरोजगारी नहीं थी, आर्थिक कष्ट नहीं थे, दैविक कष्ट नहीं थे, कोरोना जैसी आपदाएं, केदारनाथ त्रासदी जैसी प्रलय ये नहीं थी, और देह के कष्ट भी नहीं थे जो आज हम देखते हैं। अधिकांश आबादी शुगर, बीपी, किडनी, कैंसर, लीवर, अगर हम आंख बंद करके सोचेंगे, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं अगर आंख बंद करके सोचेंगे तो मेरा दावा है इन रोगों से पीड़ित किसी ना किसी व्यक्ति को जरूर जानते। तो राम जी के राज में कहा गया था दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं ही व्यापा। राम राज में ऐसा नहीं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी वर्गों में, सभी प्राणियों में सद्भाव, और जिसका जो स्वधर्म है, अपनी मर्यादाएं हैं, अपने नैतिक मूल्य हैं, उनकी मर्यादा में रहते हुए, सब अपने स्वधर्म का पालन करते हुए सब वो व्यवस्था रहती है। भारत में जो विकास मॉडल की कि भारत को कैसे चलाया जाए, वो कल्पना हमारे पिछले एक दो सौ सालों के जो हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने उसी आधार पे की। महात्मा गांधी जी ने जो एक कल्पना की थी भारत कैसा होगा स्वतंत्रता के, तो उनकी कल्पना राम राज्य की थी, उसको उन्होंने विस्तार से लिखा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो वर्तमान सत्ताधारी दल के आर्थिक और वैचारिक स्रोत हैं, आर्थिक दर्शन के, वैचारिक दर्शन के, उन्होंने एकात्म मानव दर्शन में यही विकास मॉडल की व्याख्या की है। और स्वदेशी जागरण मंच की जिन्होंने स्थापना करी, दत्तोपंत ठेंगड़ी, उन्होंने भी थर्ड वे में इसी विकास मॉडल को कैसे चलाया जाए उसकी कल्पना करी। जब हम ये बात करते हैं कि राम राज्य से भारत चले, तो उसमें केवल आध्यात्मिक पक्ष नहीं है। वर्तमान में एक विश्व के जाने माने आधुनिक अर्थशास्त्री हैं एंगस मैडिसन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है द वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियम पर्सपेक्टिव। उसमें उन्होंने ये सारा गहराई से अध्ययन किया है। राम राज्य में जब हम बात करते हैं तो भारत, अभी हम 2021 में हैं, 1700-1800 वर्षों तक भारत राम राज्य की अवधारणा पे ही चला, और उस पे चलते हुए उन्होंने, भारत ने न सिर्फ दुनिया में आर्थिक सर्वोच्चता हासिल की, बल्कि एक राष्ट्र के नाते जितने आयाम होते हैं राष्ट्र जीवन के, राष्ट्र जीवन का आयाम केवल आर्थिक नहीं होता। हम पैसा कमाएं, एक राष्ट्र की दृष्टि से केवल राष्ट्र को यहीं तक सीमित नहीं किया जा सकता। राष्ट्र के बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे उस देश के बीजों की गुणवत्ता, उस देश की भूमि की उर्वरता, उस देश के रहने वाले लोगों में सभी वहां का उद्योग, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, अध्यात्म, जन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, रोजगार, संस्कार, संस्कृति। तो भारत ने एक और जहां सुजलाम सुफलाम कहा गया, सोने की चिड़िया कहा गया, उनको सोने की चिड़िया कहा गया। बेरोजगारी भारत में शब्द नहीं था, ताले
लगते नहीं थे। दुनिया को लोकतंत्र हमने दिया, और इंतहा ये कि पूरे विश्व में ये धारणा बनी कि भारत में जन्म सौभाग्य से हुआ। तो इतना बहुआयामी विकास अपनी नदियों को प्रदूषित न करते हुए, अपनी वायु को प्रदूषित न करते हुए, अपनी चारित्रिक गुणवत्ता का ह्रास न करते हुए, अपने परिवार समाज की मर्यादाओं को ध्वस्त न करते हुए भारत ने आर्थिक सर्वोच्चता हासिल। उसको एंगस मैडिसन अपनी पुस्तक में बताते हैं कि वर्ष 1 से लेकर और वर्ष 1750 तक, अब देखिए 1750 सालों तक भारत दुनिया का सिरमौर रहा। उन्होंने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया, उस पुस्तक में वो लिखा है। और मेरा अनुरोध है कि सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुस्तक पढ़नी चाहिए, द वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियम पर्सपेक्टिव। उन्होंने कहा कि वर्ष 1 से लेकर वर्ष 1750 तक भारत ने अपने राष्ट्र जीवन की, जो मैंने बताई, इनमें से किसी चीज को नष्ट नहीं किया बल्कि अधिक समृद्ध किया। अनादि से अनंत का जो विकास मॉडल है, मतलब जितना हमें मिला जब हमने जन्म लिया, तो जो चीजें, ये सभी चीजें जो मैंने कही, ये हमें जैसी मिली, हमने अपने 80-90 वर्ष का जीवन, 100 वर्ष का जीवन जीते हुए अगली पीढ़ी को ये और अधिक समृद्ध करके सौंप दी। तो ये अनादि से अनंत का विकास मॉडल, जिसे अंग्रेजी में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट, अक्षय विकास, साझा विकास, सबका साथ सबका विकास हम कहते हैं। तो ये अनादि से अनंत का विकास, तो 1750 वर्ष तक दुनिया की जीडीपी में अगर दुनिया 100 रुपए कमाती थी, तो भारत का हिस्सा 24 रुपए 40 पैसे से लेकर 32 रुपए 90 पैसे तक रहा। राधिका जी, आप कुछ संकेत कर रही हैं? हाँ जी दीपक जी, मैं सिर्फ अपने सभी साथियों को बताना चाहती हूँ कि अभी 3 मिनट बाद कुछ समय बचा है इस सेशन के लिए। इसको इसी आईडी और पासवर्ड से रीजॉइन करिएगा, तब दीपक जी अपना उद्बोधन अपना संपूर्ण करेंगे और हम इस प्लेटफॉर्म को बाकी अपने साथियों के लिए विचार के लिए खोलेंगे। तो अगर ये समय की रिस्ट्रिक्शन की वजह से जब डिस्कनेक्ट हो जाए तो इसी आईडी और पासवर्ड से रीजॉइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, प्लीज कंटिन्यू। मैं कोशिश करूंगा मैं 25 मिनट में ही बात समेट लूं। तो ये मेरा पहला हिस्सा था कि एंगस मैडिसन ने बताया कि दुनिया अगर 100 रुपए कमाती थी ग्लोबल जीडीपी, तो भारत का हिस्सा 1750 वर्षों तक लगातार 24 रुपए 40 पैसे से लेकर 32 रुपए 90 पैसे के बीच में रहा। और इसमें दौरान हमने किसी भी अपने ये जो राष्ट्र जीवन का आयाम है उनको नष्ट नहीं किया। 1750 के अगर देखते हैं ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा 24 रुपए 40 पैसे था, मतलब सरलता से कहें तो 24.4%। और पूरा यूरोप, जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, 27-28 देशों का, उनका ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा 23.3% था। अब देखिए कि भारत का ग्लोबल शेयर जीडीपी में पूरे यूरोप से ज्यादा था। अब मैं दूसरे हिस्से पे आता हूं, गड़बड़ कहां हुई? 1528 में बाबर के सेनापति ने राम मंदिर का बलिदान लिया, और तब न सिर्फ राम मंदिर का बलिदान हुआ, बल्कि राम राज्य की जितनी भी कंसेप्ट्स थी, जितने भी सिस्टम्स थे, जितने भी व्यवस्थाएं, तंत्र, नीतियां थी, सोच थी, उसको एक एक करके ध्वस्त किया। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रवेश मिलता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ समय बाद पूरे भारत पे साम्राज्य होता है।
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत का भारत पे साम्राज्य होता है। और 1952 में, मतलब इन 200 वर्षों में, 1750 से लेकर 1952, 200 वर्षों में भारत में सर्वाधिक गड़बड़ की गई। इसमें न सिर्फ भारत को लूटा गया, बल्कि उसकी समस्त व्यवस्थाओं को, शिक्षा की, न्याय की, उद्योग की, व्यापार की, सभी व्यवस्थाओं को एक एक करके योजनापूर्वक ध्वस्त किया। और 1952 में आप हैरान हो जाएंगे, भारत का विश्व जीडीपी में हिस्सा 4% से भी कम है। तो ये स्वतंत्रता तक एक जो मैंने प्रयास किया कि जो हमारी आध्यात्मिक सोच थी और उसके ऊपर आधारित जो हमारा व्यवस्था तंत्र था राम राज्य का, मैं कुल मिला के 1952 में, अगर हम 1750 से लेकर 1952 तक 200 वर्ष में देखें तो यहां सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई और ग्लोबल शेयर हमारा ग्लोबल जीडीपी में 4% से कम रह गए। स्वतंत्रता के बाद हमें अवसर मिला कि हम अपना नीति निर्माण और रास्ता वो पकड़े जिसके बल पर हम 1750 वर्ष तक हमने दुनिया को रास्ता दिखाया। तब के नीति निर्माताओं ने बहुत विचार किया। गांधी जी ने भी कहा कि हिंद स्वराज में मैंने भारत का विकास मॉडल लिखा है। नेहरू जी को उन्होंने पत्र लिखा। तो मेरा यह मानना है कि भारत का विकास हिंद स्वराज जो मैंने लिखा है उसके आधार पर हमें आगे नीति निर्माण और व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी ने बड़े तिरस्कारपूर्ण तरीके से गांधी जी की उस सोच को, हम कह सकते हैं इस शब्द को, कि रद्दी की टोकरी में उनके उस दस्तावेज को डाल दिया। और रूस का विकास मॉडल भारत ने स्वीकार किया। हम देश को विकास के रास्ते पे किस प्रकार से ले जाएंगे, तो उन्होंने रूस का विकास मॉडल समझा, वहां कुछ विशेषज्ञ भेजे और वो वहां से जो देख पढ़ के आए, सेम नीतियां भारत में लागू कर दी। 1990 तक भारत को कैसे चलाया जाए, तो वो रूस जिस तरीके से चलाता था उस तरीके से भारत को चलाया गया। हालात क्या हो गए कि देश को अपना 62 टन सोना हवाई जहाज में लाद कर विदेशों के पास गिरवी रखने के लिए भेजना। उन्होंने हमारे यही रिजर्व बैंक में रख के सोने पर कि हम ठीक हम हस्ताक्षर कर देते हैं कि हमने आपको गिरवी रखा, जहां तक नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, आप हवाई जहाज में ला दिए और या हमारे बैंकों में भेजिए, उसको गिरवी रखिए। इतना भारत की स्थिति जो सोने की क्या था 1990 तक ये आई। उसके बाद फिर विचार हुआ अब कैसे चले। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो ये हुआ कि ठीक है, भारत को अमेरिका के तरीके से चलाएं। मतलब भारत को भारत नहीं बनाएंगे, भारत को कभी रूस बनाएंगे, भारत को कभी अमेरिका बनाएंगे, भारत को कभी चीन बनाएंगे। तो 91 में तय हुआ कि भारत को अब अमेरिका के रास्ते पे चलाएंगे और इस रास्ते पे चल के भारत बहुत तरक्की करेगा। आज 2021 में हम हैं। पिछले 30 वर्षों से भारत को अमेरिका की जो तरीका है देश को चलाने का, उस तरीके पे हमने चलाना शुरू किया। अपनी आर्थिक नीतियां, सभी नीतियां बदली। मैं 5-6 आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 91 में हम कहां थे और आज कहां है। 91 में रुपया 18 रुपए का एक डॉलर, आज 75 रुपए का। 91 में हमारा विश्व व्यापार घाटा, विश्व व्यापार घाटा होता है कि हमने दुनिया को कितना माल बेचा और दुनिया हमारे देश में आके कितना माल बेच गई।
तो 91 में हमारा व्यापार घटा था 2.8 अरब डॉलर। अरब डॉलर होता है अगर रुपया 75 रुपए का है तो 1 अरब डॉलर मतलब 7500 करोड़ रुपए। तो 1991 में हमारा व्यापार घटा था 2.8 अरब डॉलर। आज व्यापार घटा है 200 अरब डॉलर। 1991 में अगर दुनिया में 100 महिलाएं आत्महत्या करती थी तो उसमें भारत की आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या होती थी 25। 2016 की रिपोर्ट आई है कि भारत में दुनिया में अगर 100 महिलाएं आत्महत्या करती हैं तो भारत की आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या होती है 37। पुरुषों की 18 होती थी, 2016 में वह संख्या बढ़ के हो गई 25। उसके अलावा बीमारी देखें हम या भूमि की उर्वरता का ह्रास देखें हम या घटता हुआ जल देखें हम तो 283 जिले डार्क जोन में चले गए। 95% भारत की कृषि भूमि उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई। 90% भूमि में फास्फोरस की कमी हो गई और 55% भूमि में पोटाश की। तलाक 1991 में अगर 1 होता था तो तलाक 18 गुना बढ़ गए। 1991 में लिव इन नहीं थी, आज एलजीबीटी भी है, लिव इन भी है, सेक्शन 497 भी हट। कहने का मतलब विकास का अमेरिकी जो मॉडल हम अपनाया हमने उसमें हमने आर्थिक स्तर पर तो नीचे गए ही, साथ ही साथ राष्ट्र जीवन के जो आयाम होते हैं मैंने बताए इनमें भी हमने इनको भी दांव पे लगाया और आज हमारा ग्लोबल जीडीपी में शेयर है 3.2%। हमारी 2.88 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। दुनिया की इकोनॉमी 80 ट्रिलियन डॉलर की है। हमारा शेयर है 3.2% और भारत में जनसंख्या है 18%। कोरोना ने पूरे विश्व को भौचक्का किया कि हम जा कहां रहे, किस तरीके से दुनिया को चला रहे हैं। क्या यह तरीका मनुष्यों को सुख देता है? क्या इसने अधिकांश जनसंख्या को सुख दिया है या इसमें सुख देने की क्षमता है भी या नहीं? कोरोना ने अमेरिकी विकास मॉडल पे चलने का हमें एक परिणाम सामने दिया। प्रधानमंत्री जी का संवेदनशील हृदय जब उनको पता लगा कि 80 करोड़ लोगों को अगर जिंदा रखना है तो फ्री राशन देना पड़ेगा। एक संवेदनशील प्रधानमंत्री, नमन है उनके संवेदनशीलता को कि उन्होंने अपनी आबादी को डिसोन नहीं किया। उन्होंने कहा मैं भोजन दूंगा, मुफ्त दूंगा और तब तक दूंगा जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। और प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर 12 मई 2020 को घोषणा करी कि भारत का आगे का रास्ता आत्मनिर्भर भारत। तो ये पैराडाइम शिफ्ट है। ये न सिर्फ भारत के संदर्भ में है, ये ग्लोबल पैराडाइम शिफ्ट है। दुनिया की सभी देश इस सोच में पड़ गई ये दुनिया इस तरीके से नहीं चलेगी। आइंस्टीन ने भी कहा है कि इस तरीके से अगर हम प्रकृति का शोषण करेंगे तो पृथ्वी 200 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगी। जिस तरीके से हम अपनी वायु दूषित करते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से हम अपना जल समाप्त करते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से अधिकांश विश्व के लोग बुनियादी चीजों को, शिक्षा को, चिकित्सा को नहीं पा रहे हैं, रोजगार को। प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को आत्मनिर्भर भारत का घोषणा करी। अगले 4-5 मिनट में मेरी आवाज इसको हो रही है। तो आत्मनिर्भर भारत का हम क्या समझते हैं एक स्वदेशी जागरण मंच के नाते? तो आत्मनिर्भर में हमारा ये मानना है कि दुनिया में कोई आत्मनिर्भर नहीं है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता मुझे किसी की जरूरत
कोई इतना निकृष्ट नहीं है कि इसका कोई उपयोग ही ना हो, वो दूसरे पर पूरी तरह परावलंबी हो। दुनिया में कोई भी इतना योग्य नहीं है कि उसे किसी की जरूरत ना हो, मतलब वो स्वावलंबी हो या आत्मनिर्भर हो। और दुनिया में कोई इतना निकृष्ट नहीं है इसका कोई उपयोग नहीं हो, वो दूसरों पे ही परावलंबी हो, बल्कि दुनिया परस्परावलंबी है। आत्मनिर्भर का जो मूल भाव है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो मैं अपनी अल्पबुद्धि से समझता हूं, जो हमारे स्ट्रेंथ एरिया होते हैं उसमें हम सिद्धता हासिल करें और उस सिद्धता हासिल करने के बल पर विश्व से अपनी आवश्यकताओं की चीजों का लेन देन कर, तो एक आत्मनिर्भर आधारित, अपना स्ट्रेंथ एरिया आधारित सिद्धता हासिल करके विश्व के साथ बराबरी के प्लेटफॉर्म पे समानता के साथ, तेरे को मैं ये दूंगा तू मुझे ये देगा, तो समानता के साथ ले दे के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का ये ऐसा हमारा सोच है। और इसमें जब हम बात करते हैं सबका साथ, तो पश्चिम का दृष्टिकोण कहता है सभी मनुष्यों का साथ, सभी मनुष्यों का विकास। लेकिन भारत के संदर्भ में जब हम सबका साथ कहते हैं तो वो सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं, वो चराचर जगत के जीवों तक सीमित है, वो पर्यावरण तक सीमित है, वो संपूर्ण सृष्टि के सभी आयामों तक सीमित है। क्योंकि हमारा यह मानना है हम सब परस्परावलंबी हैं और ये परस्परावलंबन एक कड़ी बनाता है। ये कड़ियां जब जुड़ती हैं तो एक श्रृंखला बनती है। ये श्रृंखला अपने अंतिम छोर पर जाकर वसुधैव कुटुंबकम का चक्र बनाती है। ये चक्र पृथ्वी पर सर्वाइवल की गारंटी, अस्तित्व की कसौटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का अल्ट्रा साइंटिफिक फार्मूला। तो जब हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो उसमें 6 बिंदु हम मानते हैं। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। इसमें मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, अगले 2-3 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। तो उसके बेसिक जो मानदंड, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ऐसा विकास मॉडल। दूसरा, जो है जहां है जैसा है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, दिव्यांग है, युवा है, बूढ़ा है, विधवा है, जो है जहां है जैसा है उसी आधार पर रोजगार, ये रोजगार का आधार है। तीसरा है डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, मतलब जिला केंद्रित विकास, अर्थात मेरा जिला, मेरा बाजार, मेरा उद्योग, मेरा व्यापार, इन सब पर मेरा अधिकार। अगला है अपने स्ट्रेंथ एरिया को पहचानना। भारत की स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत की स्ट्रेंथ कैपिटल नहीं है, ये हमारी जरूरत है। हमारी स्ट्रेंथ है कृषि, मानव संसाधन और भारतीयों का दिमाग। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था भारतीय दिमाग वैश्विक उत्पाद। तो हमें अपने स्ट्रेंथ एरिया पे फोकस करके एग्रीकल्चर पे, एग्री प्रोसेस इंडस्ट्रीज पे, गांव-गांव में उनका नेटवर्क, दुनिया को जैविक उत्पादों की जरूरत है। दुनिया बीमार है, वो खोज रही है कहां से अच्छा खाना मिले, बिना जहर का खाना मिले। और भारत की भूमि में 400 करोड़ लोगों को जैविक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद देने की क्षमता है। तो हमारे युवाओं का, कौशल का, दिमाग का, कृषि का, उद्योगों के साथ ठीक संयुक्त है, जिसको हम तब खादी अब खाद भी। हम नई तकनीक का स्वागत करेंगे, किंतु तकनीक मानव का विकास करने वाली होनी चाहिए। विवाह का विकल्प देने वाली रोबोट तकनीक हमें नहीं चाहिए। रोजगार को बढ़ाने वाली तकनीक होनी चाहिए। और सबसे अंत में पर्यावरण केंद्रित विकास, समाज और परिवार के मूल्यों को, के नैतिक मूल्यों को संवर्धन करने वाला विकास, गांव और गरीब केंद्रित विकास। तो ये 3 बिंदुओं में मैंने प्रयास किया कि राम राज्य और आत्मनिर्भर भारत में अपनी बात रख पाऊं।
काफी चीजें छूटी हैं, समय की बाध्यता है। इसी क्षमा के साथ मैं अपनी वाणी